हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर अजमी नकवी, साइंटिस्ट एंड फैकल्टी इन वुमेन्स डिग्री कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक सीरीज लेके चलते हैं जिसमें हम लोग एमसीक्यू करेंगे पैथोलॉजी के कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर, और ये भी स्टूडेंट्स डिमांड थी हमारे अपने स्टूडेंट्स की। तो चलिए करते हैं हम लोग एमसीक्यू ऑन सेल इंजरी पार्ट 2, कुछ नए क्वेश्चंस और कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल सेल इंजुरी? ऐसी कौन सी सेल इंजुरी है जो कि वापस हो सकती है, मतलब कि वो सेल को अगर इंजुरी हो गई है तो वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, अगर वो जो इंजुरी का कॉज है, जो इंजुरी उसको कॉज कर रही है, उसको वहां से हटा लिया जाए। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग के ऑप्शंस आए हैं, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, फैटी चेंज और गैंग्रीन। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस तो सेल डेथ ही होती है, जिसमें कि एक तो प्रोग्राम सेल डेथ है और दूसरा नहीं है। तीसरा आप लोग देख रहे हैं ये गैंग्रीन। गैंग्रीन जो होता है कि गैंग्रीन जो है वो कहीं पे अगर हाइपोक्सिया हो गया, कहीं पे अगर ब्लड की सप्लाई ठीक से नहीं हुई या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से गैंग्रीन होती है, ये भी एक टाइप का सेल डेथ का ही एक फॉर्म होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है फैटी चेंज, फॉर एग्जांपल कि लिवर जो है वो फैटी लिवर हो गया है और कहीं पे फैटी चेंजेस आए हैं, तो इस वाले चेंज को अगर वहां से वो कंडीशंस हटा ली जाए, और तो वो वाला जो पर्टिकुलर सेल है वो अपनी नेचुरल नॉर्मल सिचुएशन में आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो रिवर्सिबल सेल इंजरी कौन सी है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो है फैटी चेंज। अदरवाइज बाकी जो तीनों आपके दिए हुए हैं वो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाइपोक्सिया प्राइमरली इफेक्ट विच सेलुलर प्रोसेस? अगर कहीं हाइपोक्सिया हुआ, कहीं पे इचिंगिया हुआ, कहीं पे ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से हाइपोक्सिया मतलब कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वहां नहीं पहुंच पा रहा है, तो उसकी वजह से प्राइमरली कौन सा सेलुलर प्रोसेस है जिसपे की इफेक्ट होगा? अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आप लोग का जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ओके, देन प्रॉब्लम तो आएगी, लिपिड एटीपी प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी, लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी कहीं ना कुछ चेंजेस होगा, और कुछ डीएनए रेप्लिकेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि हाइपोक्सिया जो है वो प्राइमरली सबसे मेन इफेक्ट किस पे डालता है, कौन से सेल प्रोसेस पे सबसे मेन इफेक्ट डालता है? तो इसका राइट आंसर होगा एटीपी प्रोडक्शन। क्योंकि हाइपोक्सिया होगा तो एटीपी प्रोडक्शन नहीं होगा, जिससे कि अल्टीमेटली सेल डेथ होगी। तो राइट आंसर विल बी द एटीपी प्रोडक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजुरी, सबसे कॉमन सेल इंजुरी का कौन सा कॉज है? क्या ये हाइपोक्सिया है, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, या केमिकल इंजुरी, किसी भी केमिकल से इंजुरी, फॉर एग्जांपल अल्कोहल, अल्कोहल भी एक टाइप का केमिकल इंजुरी ही है जो कि आपके जाके लिवर को डैमेज करता है, या फिजिकल ट्रॉमा, बाहर से कोई चोट लग गई, या कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई बैक्टीरिया या वायरस, उसका जो है वो आपको ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, सेल इंजुरी से किसी से भी हो सकती है। आप लोग देख रहे हो ए बी सी डी सभी इनमें से किसी से भी सेल इंजरी हो सकती है, बट सबसे कॉमन कॉज है हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सिया इज द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आपका ब्रेन और हार्ट, इन जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, देन इट विल लीड टू अ मेजर प्रॉब्लम। तो सबसे कॉमन कॉज जो सेल इंजरी का होता है वो होता है हाइपोक्सिया। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, फ्री रेडिकल कॉजेज डैमेज टू सेल बाय। हम लोग अगर हमारी पहली वीडियो देखी होगी पार्ट 1 सेल इंजरी का, तो हमने बताया था कि फ्री रेडिकल क्या होते हैं। जब भी हम लोग कुछ खाते हैं या बाहर से कोई हम लोगों का यूवी रेज से, या हम लोग के पोल्यूशन जो हम लोग देखने को मिलता है, वो जब हम लोग की बॉडी में अंदर जाता है, या हम लोग की डेली जब हम लोग का मेटाबॉलिज्म होता है, तब हम लोग की बॉडी में कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। वो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हम लोग की सेल को डैमेज पहुंचाते हैं। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, फ्री रेडिकल जो है वो सेल को किस तरीके से डैमेज करता है? क्या वो प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देता है, या वो डीएनए को रेप्लिकेट, उससे डीएनए का रेप्लिकेशन उससे बढ़ जाता है, या लिपिड पेरोक्सिडेशन ऑफ द मेम्ब्रेन हो जाता है? कहने का मतलब है कि आप लोग को मालूम है कि सेल का जो मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, वो लिपिड बाइलेयर है। ओके, वो लिपिड की बनी हुई होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी हुई होती है।
लिपिड परऑक्सीडेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या वो ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देता है? तो इसका राइट आंसर है जो फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा जो डैमेज क्रिएट करता है बच्चों, वो करता है लिपिड परऑक्सीडेशन। दैट मीन्स कि लिपिड की जो मेम्ब्रेन की जो सेल की जो मेम्ब्रेन बनी होती है वो लिपिड की बनी हुई, तो उसका वो परऑक्सीडेशन कर देता है जिससे कि मेम्ब्रेन लीकी हो जाती है, और जब एक बार मेम्ब्रेन लीकी हो गई तब फिर सेल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें क्योंकि सारे के सारे आयंस उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है सेल के अंदर और सेल के बाहर वो प्रॉपर होना चाहिए। जब सेल मेम्ब्रेन ही लीकी हो गई है तो उससे फिर सेल जो है वो उसकी अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा जो डैमेज करता है वो करता है बाय द प्रोसेस ऑफ लिपिड peroxidation टू द मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which enzyme plays a key role in neutralization of the reactive oxygen species। अभी हम लोग ने ऊपर देखा कि हम लोग की बॉडी में जब भी कोई पोल्यूशन या हम लोग के डेली जो हम लोग खाना खाते हैं, जो डेली हम लोग के जो हर पूरे टाइम जो हम लोग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उससे फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है, लेकिन हम लोग फिर भी हेल्दी रहते हैं। तो कैसे हेल्दी रहते हैं? कोई ना कोई तो गॉड ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया होगा जो कि इस फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज कर दे। न्यूट्रलाइज मतलब कि उसको उसका इफेक्ट खत्म कर दे। तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो फ्री रेडिकल का इफेक्ट खत्म कर देता है? तो उसका आंसर है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ओके, क्योंकि बाकी जो है आप लोग देख रहे हैं अमाइलेज जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। डीएनए पॉलीमरेज का आपने देखा होगा कि जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन देखते हैं तो उसका रोल है हेक्सोकाइनेज, हम लोग का ग्लाइकोलिसिस में रोल होता है। तो इसका जो मेन एंजाइम है जो कि हम लोगों के रिएक्टिव स्पीशीज को न्यूट्रलाइज खत्म करता है, उसका असर खत्म कर देता है, उसका जो एंजाइम है ये है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। बच्चों आप लोग को ये अच्छे से ध्यान करके रखना है। नेक्स्ट इज सेलुलर स्वेलिंग इज प्राइमरली ड्यू टू, सेल की स्वेलिंग होती है। आपने देखा है जब भी सेल में कोई इंजुरी होती है तो सेल जो है पहले तो अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अडेप्ट करने से पहले उसमें जो कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ओके, वो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो सेल में होते हैं। सेल स्वेलिंग जो है एक बहुत वन ऑफ द फीचर जबकि सेल में कोई इंजुरी होती है। तो वो प्राइमरली किससे होती है? प्राइमरली होती है आपके डिस्फंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। आप लोगों ने जब सेल की मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि सेल होता है, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है। उसमें जो होते हैं वो प्रोटीन्स उसमें अंदर होते हैं, उसमें जो कि कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं कुछ और रोल होता है, कुछ का पंप के फॉर्म में रोल होता है। तो एक पंप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पंप होता है लिपिड बाइलेयर में, जिसको हम लोग सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। ये पंप जो होता है वो थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम को, थ्री आयंस ऑफ सोडियम को बाहर और दो पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आता है। तो ये जो ग्रेडियंट है सोडियम पोटेशियम ग्रेडियंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पूरे सेल की फंक्शनिंग के लिए। तो अगर इस सोडियम पोटेशियम पंप में जो कि लिपिड बाइलेयर में लगा हुआ है होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, देन द सेलुलर स्वेलिंग जो है उसकी वजह से सबसे उसका मेन रीजन होता है। तो सेलुलर स्वेलिंग इज प्राइमरली ड्यू टू द डिसफंक्शन, मतलब उसकी फंक्शनिंग खराब हो गई, डिसफंक्शनिंग ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। ऑल्दो हम लोग का बाकी चीजों में कैल्शियम इन्फ्लक्स भी अपने आप में रोल प्ले करता है, बट यहाँ पे पूछा गया है सेलुलर स्वेलिंग का प्राइमरी रीजन, तो दैट इज द डिसफंक्शन ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप। दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी शायद हमने आपको पहले भी बताया होगा कि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ सेल डेथ, जैसे अपोप्टोसिस नेक्रोसिस है, वैसे ही ऑटोफेजी होता है जिसमें कि सेल को अगर लगता है कि ये सेल जो है वो गड़बड़ हो गया है, अब ये नहीं चल पाएगा आगे और इसको आगे माइटोसिस नहीं करनी चाहिए, तो उसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं वो उस सेल को पूरा डिग्रेड कर देते हैं। तो इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइकल बैक भी कहा जाता है। तो ऑटोफेजी इन्वॉल्व प्रोग्राम सेल डेथ? नो, वो तो हम लोग का एपोप्टोसिस में आता है। इसका राइट आंसर होता है लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट। कहने का मतलब लाइसोसोम से होता है वो सेल के सारे कंपोनेंट को डिग्रेड कर देता है और इससे सेल जो है वो सुसाइड कर लेता है, तो इसलिए लाइसोसोम को सुसाइकल बैक कहा जाता है। तो ऑटोफेजी जहां पे आप लोग देखेंगे वहां पे राइट आंसर होगा लाइसोसोम्स या लाइसोमल डिग्रेडेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट। ये आप लोग याद रखिएगा कि ऑटोफेजी का सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो लाइसोसोम से होता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड बाय, ये ट्रिगरिंग किससे होती है? एपोप्टोसिस इज ट्रिगर्ड बाय, देखिए बच्चों इसमें ना एक्चुअली में हम देखिए हम आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द स्लाइड्स एंड हमने नोट किया कि ऑटोफेजी एक्चुअली ये सभी जो है वो ऑटोफेजी क्रिएट करते हैं। अगर एटीपी प्रोडक्शन बंद हो जाए, ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाए, ओके, तब भी ऑटो एपोप्टोसिस ट्रिगर हो जाती है। डीएनए डैमेज हो जाए, एंड P53 एक जीन होता है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है और बॉडी में कैंसर को प्रिवेंट करता है, और इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है देन दैट इट कैन लीड टू द कैंसर का स्टार्ट होने में। ये अगर इस P53 जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे कि P53 प्रोटीन नहीं बन पाएगा, उससे भी एपोप्टोसिस स्टार्ट होता है। अगर सेल में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का प्रोडक्शन भी बंद हो जाए, उससे भी एपोप्टोसिस ट्रिगर होता है। इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस जो होते हैं वो भी एपोप्टोसिस जो है वो लेकर आते हैं। तो आप इस वाले क्वेश्चन में आप ये समझिएगा, मे बी इसमें कुछ ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमको नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये सारे के सारे जो है वो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करते हैं। तो इसमें हम आप लोग को कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वैसे आना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आप लोग बस अभी इतना समझिए कि एपोप्टोसिस ये सभी इन सभी रीजन से एपोप्टोसिस होता है। इसमें हम आपको कोई भी करेक्ट आंसर नहीं बोलेंगे। आई होप ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सभी जो है वो एपोप्टोसिस को ट्रिगर करने के रीजंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच इंट्रासेलुलर आयन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इनिशिएटिंग इरिवर्सिबल सेल इंजरी, ऐसी कौन सा आयन है जो कि अगर गड़बड़ हो जाए, जिसका आयन का कंसंट्रेशन गड़बड़ हो जाए, तब उस सेल का डेथ होना पक्का है। तो इसमें जो आयन है वो है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम इन्फ्लक्स अगर हो जाता है कहाँ पे, कौन से ऑर्गेनल में, वो है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट तो सभी है, सारे ऑर्गेनल इंपॉर्टेंट है, बट माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल बिकॉज उसको एटीपी जनरेट करना पड़ता है। जबकि कोई सेल में इंजुरी होती है और जब सेल की मेम्ब्रेन लीकी होती है, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है वो लीकी होती है, वहां से कैल्शियम जो है वो इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तब फिर आप समझिए कि वो सेल वापस अपनी सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा आयन है जो कि रोल प्ले करता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, क्रिटिकल रोल प्ले करता है। जबकि अभी हमने आपको बताया कि सोडियम और पोटेशियम पंप भी होता है सेल के मेम्ब्रेन में, वो सोडियम पोटेशियम पंप है, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि क्रिटिकल रोल प्ले करता है और इससे इरिवर्सिबल सेल इंजरी लाजमी है, तो उसका आंसर है, द राइट आंसर इज। इसके साथ हम लोग ये इन क्वेश्चंस को जो कि हम लोगों की सेल इंजरी पे था वो हम लोग खत्म करते हैं। अब आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें कि हम लोग जो है सेल डेथ पे एंड हीमोडायनेमिक डिसऑर्डर्स पे और इंजरी पर भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, खेलते भी रहिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय।